नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यूपीपीसीएस के लिए सेकंड लेक्चर है ये करंट अफेयर्स का, और इससे पहले भी यूपीपीसीएस के लिए हमने लोगों ने करंट अफेयर्स का एक पहला लेक्चर दिया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, और जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं उस प्रकार से करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को पकड़ने लग गए तो समझ लीजिए कि अब करंट अफेयर्स आपको पेपर में सही होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। एक नाम है टीएस तिरुमूर्ति। कौन है ये, भी चर्चा में क्यों आए हैं? टीएस तिरुमूर्ति भारतीय विदेश सेवा के एक सचिव स्तर के बहुत बड़े अधिकारी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और इनको नियुक्त किया जा रहा है अब भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में। ठीक है जी। आप लोगों ने देखा होगा सैयद अकबरुद्दीन इससे पहले थे, अब वो रिटायर हुए हैं यहाँ से। तो टीएस तिरुमूर्ति जी को बनाया जा रहा है। और क्यों अहम है ये पद? ये पद क्या कहता है? वियना कन्वेंशन आप लोगों को पता होगा, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था, जिसमें 35 देश इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर चुके हैं और 1980 से ये लागू है। इसी वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 1 जो है उसका 7th क्लॉज इसके बारे में बोलता है कि हर देश जो वियना कन्वेंशन को मानते हैं उनका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, या साधारण भाषा में बोले तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में उस देश का राजदूत। ठीक है। और इसमें पूरा एक समूह होता है। वर्तमान भारत में सब भारत की तरफ से सब मिला के अंडर सेक्रेटरी जनरल से लेकर सेक्रेटरी जनरल के लेवल तक करीब 8 वरिष्ठ अधिकारी थे जो कि इसमें शामिल थे, और इनको लीड कर रहे थे। इनको जो लीड कर रहे थे वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो अब इस पोजीशन पे आ जाएंगे टीएस तिरुमूर्ति, और ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत की विदेश नीति को संयुक्त राष्ट्र में किस प्रकार से रखा जाए, उनके सारे चीज़ों का आंसर्स देना, इन्हीं बड़ी पुलिस बॉडी का काम होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और आने की पूरी संभावना यहाँ से बन जाती है। वियना कन्वेंशन भी आप लोगों को आना चाहिए। वियना कन्वेंशन कई बार इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो डिप्लोमेट्स होते हैं, राजनयिक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी के बारे में भी यहाँ से लॉज निकल के आते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा। और कैसे प्रोटोकॉल होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, वो इस दायरे में काफ़ी डिस्कस किया जाता है। सेकंड करंट अफेयर के अगर हम चलें तो ये दवा का बहुत नाम चल रहा है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, एक ड्रग है, इसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आई हुई है। कोविड-19 जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस जिसको आप लोग जानते हैं, या इसको ये भी बोलते हैं सार्स का जो दूसरा स्वरूप के रूप में कोविड के रूप में जो बताया गया है, जिसको कोविड-19 के रूप में आप जानते हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। आप लोग बताया कि वैक्सीन को लेकर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तो इस पर एक ड्रग को लेकर बहुत तेज काम हो रहा है, और बहुत देशों की राय इस पर बनती जा रही है कि ये जो ड्रग है ये कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकती है। इस ड्रग का पहले भी ये सफल यूज़ किया गया है। इबोला आउटब्रेक जब हुआ था अफ्रीकी महाद्वीप में, आज से 2-3 साल पहले इबोला का बहुत ज़बरदस्त कहर हुआ था, एक वायरल डिजीज़ हुई थी, उसमें भी इस दवा ने काफ़ी काम किया था। तो अब इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। अभी चाइना में भी चल रहा है, विश्व के और भी देश चल रहे हैं। चाइना में तो अभी पहले चरण में कुछ कामयाबी नहीं मिली, लेकिन भारत की जो संस्था है, भारत की जो कोरोना वायरस को लेकर जो नोडल एजेंसी है ICMR, उसने भी अपनी रिकमेंडेशन दी है कि इस दवा का यूज़ किया जा सकता है। अब ये दवा भारत में बनती नहीं है, भारत कोशिश कर रहा है इसके प्रोक्योरमेंट के लिए, लेकिन आने वाले वक्त में इस दवा का नाम आप लोगों को याद रखना जरूरी है। इस नाम की ये संस्था इसके ऊपर एक काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है और इसके बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। GLID है ना, मैंने इसी तरह से इसको पढ़ा है। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी के बारे में यहाँ यूज़ हुई थी, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा SCQ के बारे में पता ही लगा रखा हम लोगों ने कि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन है। उसके बाद अब ये दवा पिक्चर में आ रही है। तो जो भी नई डेवलपमेंट्स पिक्चर में आ रही है वो हमको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोरोना वायरस के ऊपर अभी रिसर्च ही चल रही है ना। पूरी थीसिस या पूरी थियोरी प्रिंसिपल उसका जनरेट नहीं हुआ कि कैसे क्या होगा, और उसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, पहले चरण का जो ट्रीटमेंट है, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो उसी के खोज में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इससे MCQs बन सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट,
इम्यूनिटी पासपोर्ट की चर्चा चल रही है दुनिया में। अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन क्या है इम्यूनिटी पासपोर्ट, इसके ऊपर क्या पता कभी रैंडम क्वेश्चन बन जाए। इम्यूनिटी पासपोर्ट से आपको नाम से अंदाजा लग रहा होगा कि कुछ देश ऐसी गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल विश्व का लॉकडाउन खत्म होगा और हवाई यातायात भी शुरू होगा, लोगों का आना जाना भी शुरू होगा बिजनेस के कारण, अन्य राजनयिक कारणों को लेकर भी। तो एक इम्यूनिटी पासपोर्ट या इम्यूनिटी प्रोटोकॉल डेवलप किया जा रहा है कि उन लोगों को, अब जो लोग ट्रैवल करेंगे उनको एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट एक प्रकार से देना होगा कि उनके पास वो इम्यूनिटी है जो इस कोरोना वायरस से लड़ सकती है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन WHO जो कि आधिकारिक संस्था है विश्व स्वास्थ्य के लिए, उसने इसके लिए मना कर दिया कि अभी तक रिसर्च ही पूरी नहीं हुई है कि जो एक बार इन्फेक्ट हो गया वो दूसरी बार पूरी तरह से इम्यून हो जाएगा फ्यूचर में कोरोना को लेकर। बिकॉज ऐसा देखा जा रहा है कि जिसको एक बार कोरोना हुआ उसको बाद में भी कोरोना के इन्फेक्शन जनरेट हो रहे हैं। मतलब सिस्टम दो है, या तो जो वायरस है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रहा, पैसिव हो जा रहा है ट्रीटमेंट के टाइम पे, फिर एक्टिव हो जा रहा है, या वायरस के कई अलग अलग स्ट्रेन हैं और एक बार होने के बाद दूसरे वाला स्ट्रेन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी पासपोर्ट का कंसेप्ट अभी सही लगता नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में आपको इस तरह के कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे ग्लोबल टेरर रैंकिंग के बारे में बात हुई है। भारत ने बहुत कड़ा प्रतिरोध जताया है नीति आयोग ने। ग्लोबल टेरर जो रैंकिंग है ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये संस्था बहुत शंका के घेरे में होती है। भारत ने इस संस्था के कार्यशैली पे ही सवाल उठाए हैं, इसकी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बिकॉज इनकी जो रैंकिंग आई है उसमें इन्होंने भारत को 7वें नंबर पर रखा है कि आतंकवाद से अफेक्ट होने वाला दुनिया के टॉप मोस्ट नेशन में, और इंडिया को उन्होंने 7वें नंबर पर रखा है, पाकिस्तान को 5वें नंबर पर रखा, अफगानिस्तान इसमें पहले नंबर पे। सोचिए सोमालिया 6ठे पे, भारत 7वें पे है, तो कितना क्लोज है। और इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत ख़राब स्थिति में फिर भी भारत से नीचे हैं। तो ये भारत ने ये बोला है कि हमारे डेवलपमेंट को या हमारे जो विकास के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं इसके ऊपर, इसको ध्यान में रख के भी ये चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। कई तरह के हिंड्रेंस होती हैं, उसी तरह की हिंड्रेंस भी लग रही है। तो खैर रैंक 7 बताया गया इंडिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए रैंक 1 बताया गया है ना। पाकिस्तान का इंडिया से ऊपर है, रैंक 5वें नंबर पे है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, संस्था का नाम बता दिया आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम शुरू हुआ है केयर्स के नाम से, CARES। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। भारत और चीन जैसे देश इसके सदस्य हैं। फिलीपींस में जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में, और ये प्रोग्राम शुरू किया गया केयर्स। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्सेस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, तो इसके सदस्य देशों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत को $1.5 बिलियन की मदद की जाएगी। $1.5 बिलियन की मदद की जाएगी। और इसका लक्ष्य क्या होता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। ये इसको एशिया का विश्व बैंक इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज अपने सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये लोन या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भारत के जो MSME सेक्टर है ना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लघु और मझोले उद्योग हैं, उसके रिजुविनेशन के लिए उसमें किस प्रकार से फंड इन्फ्यूज़ करके उसको फिर से लाइन पे लाया जाए, उसके लिए भी ये फंड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसका पहला लक्ष्य होगा कि किस प्रकार कोरोना से निपटने में, है ना, हम पैसे को आड़े ना आने दें, इसलिए फंड यूज़ किया जा रहा है। तो केयर्स के नाम से ध्यान देना होगा। भारत और चाइना इसके बहुत बड़े बोरोवर हैं। चाइना रैंक 1 बोरोवर है इसका, और इंडिया 2nd नंबर पर इसका बोरोवर के रूप में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगेगा और इसके आने की संभावना भी है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। हाँ सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट और नासा, ये 3 संस्थाएं हैं। और इन 3 संस्थाओं ने मिलकर एक काम किया है, और वो काम है डिजिटल मैपिंग ऑफ मून। चंद्रमा की पूरी डिजिटल मैपिंग की है, ताकि भविष्य के जो उसके प्रोग्राम है, जो रिसर्च प्रोग्राम है, वो ज़्यादा अच्छे हो जाएं। इसमें चंद्रमा की सतह पे एक एक एक्टिविटी को दर्शाया गया है, एक एक उसकी मूवमेंट की जो उसकी मॉर्फोलॉजी है ना, जियोग्राफी है, उसको अच्छे से डिजिटली तरीके से दर्शाया गया है। और इस काम को किया है किसके द्वारा, इस काम को किया गया है इन 3 संस्थाओं के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें इनको लेके ही MCQs
बन सकते हैं। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सीपरी की रिपोर्ट आ गई है। सीपरी एक संस्था है जो कि हथियारों की होड़ को रोकना चाहती है, हथियारों की होड़ कैसे ख़त्म हो उसके लिए कार्य करती है और इसके ऊपर रिपोर्ट भी जारी करती है ना। और इसका फुल फॉर्म पहले सीपरी का देख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीपरी बोला जाता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है, मार्च में आई है। ठीक है, उसके अनुसार क्या क्या बोला गया है कि भाई इन 5 सालों में दुनिया की जो ग्रोथ है हथियारों को लेके 5-5.5% बढ़ गई है। पहला पॉइंट, ठीक है, दुनिया में हथियारों की होड़ को लेके बहुत बड़ा पैमाने पैसा खर्च किया जा रहा है और वो पैसा लगभग 1917 बिलियन डॉलर है। आप सोचिए कितना बड़ा चंक जा रहा है। और जब हम देशों को देखेंगे जो खर्चा कर रहे हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ क्या प्रायोरिटीज चल रही हैं। अब इसमें देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि कंटिन्यूसली हथियार खरीद रहे हैं, वो ज़्यादातर विकासशील देश हैं। जो कंटिन्यूसली हथियार बेच रहे हैं वो ज़्यादातर विकसित देश हैं। अब देखिए इसमें कुछ पैरामीटर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंपोर्टर्स में सबसे बड़ा इंपोर्टर सऊदी अरब अभी बना हुआ, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पाकिस्तान इसमें 11वें नंबर पे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सऊदी चलता रहता है। सऊदी 2 साल से लगातार पहले नंबर पे है, भारत इसमें दूसरे नंबर पे है। एक्सपोर्ट करने में सबसे ऊपर यूएसए है, फिर रशिया है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी, फिर चाइना, टॉप 5। अब आप देख सकते हैं अगर डिफेंस पे खर्च करने की बात की तो अमेरिका सबसे ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे आता है चाइना और भारत आता है तीसरे नंबर पे फंड खर्च करने में। ठीक है, 71 बिलियन डॉलर भारत खर्च कर रहा है अपनी रक्षा के ऊपर। और देखा जाए तो 30 सालों में भारत ने करीब 259% अपना स्टेक बढ़ाया है, अपना पैसा इसमें ज़्यादा डाला है डिफेंस की डील्स में। और भारत का जो अभी भी 56% जो हथियार लेता है वो करीब रशिया से लेता है। और उसके अलावा फ्रांस और अमेरिका इसके काफ़ी बड़े साझेदार हैं इन डील्स में। अलग अलग डील्स होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा चिनूक अपाचे अमेरिका से लिया हम लोगों ने। तो कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट है कि रैंक कौन कौन सी इंपोर्ट करने वालों की, एक्सपोर्ट करने वालों की, और किसका बजट कितना है। सबसे बड़ा बजट डिफेंस का अमेरिका का, चाइना का, तीसरे नंबर पर इंडिया का, फिर रशिया का, ठीक है, और फिर फ्रांस का। इस प्रकार से चलेंगे तो ये 3 फिगर इसमें से निकल के आता है। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ के पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग ये 10 सालों से ये आयोजन हो रहा है, जर्मनी में ये आयोजन किया जाता है। पीटर्सबर्ग डायलॉग क्लाइमेट के ऊपर ये गोष्ठी होती है, बैठक होती है जिसमें करीब 30 देश भाग लेते हैं। इस साल भी भाग लिया है। तो पहली बात इसमें ये कि ये पहला वर्चुअल डायलॉग था, है ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसमें बैठक आयोजित की गई। और इसमें भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर जी ने हिस्सा लिया। और इसमें भारत ने इसमें मुद्दा वही होता है कि भाई किस प्रकार से हमें क्लाइमेट बचाना है। तो इस साल का मुद्दा तो कोविड को लेकर था, कोरोना वायरस से कैसे विश्व को बचाया जाए। इसके अलावा इंडिया ने बोला कि एक क्लाइमेट फंड होना चाहिए, ग्लोबल क्लाइमेट फंड होना चाहिए, जिसका यूज़, उस पैसे का यूज़ जो है क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं उसे लड़ने के लिए किया जा सके। और इसमें जो जर्मनी और यूके थे, ब्रिटेन, ये मतलब मुख्य सहभागी देश थे। आपको वैसे ही पता है कि UNFCCC की जो COP होने वाली है ना, COP 25वीं बैठक होने वाली है, वो ब्रिटेन में ही होने वाली है। तो इसलिए भी यूके का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। 26वीं बैठक UNFCCC की, इससे पहले जो 25वीं बैठक थी वो मैड्रिड में हुई थी, स्पेन में, और अब वो इस साल ब्रिटेन में होनी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट देख के रखना है। और क्लाइमेट चेंज फंड के लिए बात किसने की है? इंडिया ने की है। इस पर भी ध्यान देना है। हम इसमें देखेंगे कोई ऐसा करंट अफेयर तो नहीं जो छूट गया हो, नहीं, तो थोड़ी सी करंट अफेयर थे, बिकॉज इस समय सब चुनिंदा करंट अफेयर बन रहे हैं, वो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चाहिए मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।